हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं एनडीए 2021 पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को। चलेगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है एन की, जिसके लिए ये आपका किसके इक्वल हो जाए 1 के। तो अगर हम बात करते हैं 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस आई की, तो ऊपर नीचे कर देते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा आपका 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो आएगा 1 माइनस का 2 आई, और नीचे बन जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा माइनस 2 आई और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें इसकी जो पावर है वो कितनी है आपकी एन स्क्वायर है। अभी एन की अगर हम यहाँ देखें ना, जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जिसके लिए आपका किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर बोला कि x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है, और x की वैल्यू 0 से किसके बीच में है, 90 के बीच में है। तो यहाँ से log की प्रॉपर्टी से हम देखें तो sin x इसके इक्वल आ जाएगा आपका cos x के इक्वल आ जाएगा, और sin x cos x के इक्वल होता है π/4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो सी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू है आपकी डेल्टा के बराबर। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कॉलम से भाई हमारा आ गया पी कॉमन, और थर्ड कॉलम से आ गया है क्यू कॉमन, तो जो बाकी बचेगा वो डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको C0 C1 C2 अप टू Cn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर जो ये है ना C1 C2 ये जो जितने भी हैं ये सबके सब आपका 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में जो कोफिशिएंट होंगे वो है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर सभी के सम की बात करें ना, C0 C1 अप टू C2 वो किसके इक्वल होता है आपका अप टू Cn तक, ये इक्वल होता है 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर n के। तो यहाँ से C1 से लेकर Cn तक का जो सम होगा वो आ जाएगा आपका 2 की पावर n माइनस C0 की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए प्लस बी प्लस सी 4 के इक्वल गिवन है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको 0 के इक्वल गिवन है। तो बच्चों अगर हम इस डिटर्मिनेंट की बात करें ना, इसको तो आप याद ही कर लो बिल्कुल किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये बार बार एनडीए की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू के बराबर, और ये जो होता है वो बराबर होता है आपका माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए के बराबर। अभी हमें ए प्लस बी प्लस सी तो किसके बराबर 4 के बराबर की बने, तो ये हो गया -4। और इसकी अगर हम बात करें माइनस तो कॉमन आ जाएगा इस लास्ट की 3 टर्म में से, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 के बराबर है ना, तो जो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो आपका 0 हो गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर, यानी कि 4 के स्क्वायर के बराबर। तो इनटू में आ जाएगा 4 स्क्वायर यानी कि माइनस का 64 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपको के इंटीजर वैल्यू बतानी है जो कि इस समीकरण को क्या करें सेटिस्फाई करें। तो यहाँ से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी आपकी 2k प्लस 1/2, और साइन एक्स की वैल्यू होती है किस किस के बीच में 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं 2k प्लस 1 की, तो 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ से अगर हम 2k की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी आपकी किसके बराबर, माइनस कर देते हैं ना 1, तो यहाँ हो जाएगी -3, उधर 1 हो जाएगा। अभी 2 से डिवाइड लगाते हैं, जो k की वैल्यू होगी वो किस किस के बीच में लाई कर जाएगी, -3/2 और 1 के बीच में। अभी अगर हम यहाँ देखें तो ये तो 0 हो गया, सॉरी 1 नहीं 1/2 आएगा, 2 से डिवाइड लगाया है ना, तो ये हो गया आपका 1/2, और ये हो गया आपका यहाँ पर कहीं -3/2। तो इधर तो 0 से राइट में तो कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर इधर देखें तो एक तो 0 ही हो गया खुद, और एक हो जाएगा आपका -1। तो कितनी इंटीजर वैल्यूज को सेटिस्फाई करने वाली हैं, 2। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों ये बोला कि ये जो है ना जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपकी जीपी में है, तो आपको इस सारणी की वैल्यू बतानी। भाई ये जीपी में है ना, तो हम मान ले रहे हैं आपका जो इनका कॉमन रेशियो है वो आपका 1 के इक्वल है। अगर कॉमन रेशियो आपका किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में तो A1 A2 A3 सब आपके क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे ना, कॉमन रेशियो 1 है तो फिर तो सभी आपके सेम हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू 0। और क्योंकि ये जीपी में हर एक आप कुछ भी और भी रखें तो भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, हमें तो आंसर से मतलब है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8 की तरफ। इसमें बोला अगर इसके रूट्स आपके रियल हैं तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो अगर इसके रूट्स आपके क्या है, रियल हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू
0 हो जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4, ए हो गया 1 और सी हो गया आपका यानी कि आपका ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस का के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि के आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एन जो है वो 100 फैक्टोरियल के बराबर इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से इनको लॉग की प्रॉपर्टी से जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log n2 प्लस का log n3 अप टू कहाँ तक, ये हो जाएगा आपका log n 100 तक। ठीक है, अभी बेस तो सेम बन चुके हैं तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहाँ तक n तक। 1 तो इंटू में लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आपका log बेस n और ऊपर बन जाएगा आपका कितना 100 फैक्टोरियल के बराबर। क्लियर हुई बात। अभी n भी आपका 100 फैक्टोरियल नहीं बेस और ये जिसकी वैल्यू निकालने सेम हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जेड गिवन है 1 प्लस आई के बराबर और आपको जेड प्लस 2 अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मॉडुलस निकालना, ठीक है, मापांक निकालना कितना होने वाला है। तो यहाँ पर ये रख देते हैं हम वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस आई प्लस का 2 अपॉन में 1 प्लस का आई। अभी क्या करते हैं 1 माइनस आई से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई, ऊपर तो बन जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस का आई और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 बनेगा ना 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसका ऑप्शन जो बी है ना वो करेक्ट होगा, क्योंकि 2 का मॉडुलस तो 2 ही आना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों ये कहा कि ए और बी दो इस प्रकार के अवयव हैं कि ए बी की कोटि है आपकी n बाय n, एन ऑर्डर का है, ठीक है, आपका ए बी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए और बी समान कोटि के होने चाहिए या फिर ए और बी के जो ऑर्डर है उनके बारे में बताना है। तो ये हो गया हमारा कौन, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा एक, हो गया हमारा ए, ठीक है, एक हो गया हमारा बी। अभी जो ए बी है ना इसका ऑर्डर कितना है n बाय n का, यानी कि जो ए होगा n इंटू में जो भी नंबर रहा होगा, जो बी होगा आपका वो जो भी नंबर रहा होगा इंटू में n। जब भी तो यहाँ पर इनकी जो ए बी की जो आपका ऑर्डर है वो n बाय n बनेगा और बीच वाले क्या होने चाहिए सेम। तो मान लीजिए एम एम है, ठीक है, अगर बीच वाले सेम हो जाएं तो प्रोडक्ट इनके एग्जिट कर जाएगी और इसका ऑर्डर n बाय n आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए और बी के ऑर्डर है ना वो जरूरी नहीं है क्या हो सेम हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो पहले वाला तो करेक्ट है नहीं, दूसरे वाला या तो ए या फिर बी वर्ग ऑफ यू होने चाहिए, ये भी करेक्ट नहीं है। तीसरे की बात करें कि ए और बी दोनों समान कोटि के होने चाहिए, ये भी आपका जरूरी नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है ना ए और बी की कोटियों का समान होना जरूरी नहीं है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसने बोला भिन्न भिन्न कोटियों के भिन्न भिन्न ऑर्डर के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य संख्याएं हैं। तो 30 से छोटी अभाज्य संख्याओं की बात करें तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5, एक 7, 7 से अगली होगी 11, 11 से अगली 13, 13 से अगला नंबर हो जाएगा आपका 17, 17 से अगला 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद हो जाएगा आपका 29। तो इनकी संख्या देखें तो कितने हैं ये गिनती में 10, ठीक है, 10 नंबर हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं ना मैट्रिक्स के वो कितने रखने हैं, ये सारे के सारे रखने हैं, यानी कि एंटीज जो होंगी ना टोटल वो कितनी होंगी 10। अब 10 एंटीज वाले अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो 1 इंटू 10 हो सकता है, एक 10 इंटू 1 हो सकता है, एक 2 इंटू 5 हो सकता है और एक हो सकता है आपका 5 इंटू 2 ऑर्डर। इससे अलग तो कुछ होना है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 ही तो आपकी पॉसिबिलिटीज है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो इसमें बोला ए आपके पास ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट पी क्यू आर है। अब यहाँ पर पी क्यू आर एस के यहाँ 20 से छोटी कोई भी 4 पृथक अभाज्य संख्या है। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगी, 2, 3, 5, 7 और 7 से अगली 11 और फिर 13 और 13 के बाद हो जाएगी आपकी 17। अब यहाँ पर पी क्यू आर एस डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू तो तभी होगी ना जब आपकी पी और एस की प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए और क्यू और आर की प्रोडक्ट मिनिमम हो। तो पी और एस तो आपको मैक्सिमम नंबर लेने पड़ेंगे, यानी कि 17 और 13 ले लेते हैं, ठीक है, और जो क्यू और आर हैं वो आपको मिनिमम नंबर लेने पड़ेंगे, 2 और 3 हो जाएंगे, यानी 2 गुना 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91 का एक हासिल लगे 9, 13 कम 13, 13 और 9 हो जाएगा आपका कितना, 13 एकम 13 7 तो 91 हो गया, 13 एकम 13, 13 और 9 हो गया आपका 22 और माइनस कर देंगे इसमें 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ जाएगा 215। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना इसका 215 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, अभी एक 19 भी तो रह गया ना, जो 19 है वो भी तो कैसा संख्या है, प्राइम नंबर है ना 20 से छोटी। तो यहाँ पर आपका 19 गुना 17 आएगा, ना कि 17 गुना 19, ठीक है, सॉरी 17 गुना 13 नहीं आएगा, 17 गुना 19 आएगा और माइनस 2 गुना 3। तो 17 की 9 से करेंगे ना तो 17 निम्मा तो हो गया आपका कितना 153, हासिल लगेंगे 15 और 17 एकम 17 हो गया, 17 और 15 हो गए 32, 323 माइनस 6 आएगा और 323 में 6 माइनस करेंगे ना तो आएगा आपका 317। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
इसने बोला ए और बी कोटि दो के ऐसे वर्ग आप यानी कि ए का भी आपका ऑर्डर 2/2 का है और जो बी है वो भी कितने ऑर्डर का 2/2 का। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के बराबर है। तो आपने पढ़ा भी होगा दो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट है वो आपकी वो सेम नहीं है ना, कभी भी उनकी जो प्रोडक्ट है ना रेसिप्रोकल करके वो सेम आ सकती है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपके लिए ए या यूनिट मैट्रिक्स हो या बी यूनिट मैट्रिक्स हो या दोनों यूनिट मैट्रिक्स हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें आपको ये जो वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हम देखें ना तो जो कोट 6x है इसको हम लिख सकते हैं क्या 4x प्लस का 2x, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी कोट a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोट a इंटू में कोट b माइनस का 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b यानी कि कोट 4x प्लस का कोट 2x के बराबर। अभी यहाँ पर ले जाएंगे ना इसको, जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों ये बोला tan x आपका माइनस का 3/4 है, तो tan होता है आपका लंब बटे आधा। तो यहाँ से अगर कर्ण निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5 के बराबर। अब क्योंकि ये चौथे सॉरी किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में तो साइन आपका प्लस होगा और कोस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस की निकल कर, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5 और कोस की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे में कर्ण, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3 चौक 12, 12 बटे में 25, वो भी माइनस का। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये जो कोसेक 7π/6 है और सेक π/3 है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो π/6 मतलब हो गया आपका 30 और 30 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210। तो कोसेक 210 और यहाँ आपका बनेगा सेक π/3 60 होगा, 6 पंजे हो गया 30 यानी कि सेक 300। अभी इसको हम लिख सकते हैं 210 को 180 प्लस का 30 और 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस का 60। क्लियर हुई बात। अभी ये हो जाएगा आपका किस क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू तो आएगी माइनस का कोसेक 30 के बराबर। और ये जो आपका है सेक 360 माइनस थीटा ये होगा आपका चौथे में, तो ये तो प्लस ही होना है, तो ये हो जाएगा आपका सेक 60 के बराबर। सेक 30 की वैल्यू हो जाती है 2 और सॉरी कोसेक 30 की वैल्यू 2 और सेक 60 की वैल्यू भी 2, तो माइनस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें आपको वैल्यू बतानी है एक्स की, एक्स किसके बराबर होगा। तो इसमें जो सेकंड रो है ना इसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये हो गया माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अभी इसको और इसको हाइड कर लेंगे तो ये आपका फर्स्ट जो सेकंड रो है और इसको हाइड करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आएगी ना इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी x² - 1 के बराबर। x² - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों आपसे tan 31 इंटू tan 33 अप टू में tan 59 डिग्री इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो 31 और 59 कितने हो गए 90 हो गए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से 33 और 57 भी कैंसिल आउट होते हो जाएंगे। ये लास्ट तक इसी तरीके से चलता रहेगा और आपका लास्ट में कितना बचेगा बस tan 45 बचेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें आपको यहाँ पर ये जो है ना एफ एक्स ये गिवन है और f-1 प्लस f0 प्लस f1 ये बताना है किसके बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो आपका जो ये थर्ड रो है ना, ठीक है, जो थर्ड रो है इसमें से x-1 क्या आ रहा है कॉमन, तो x-1 कॉमन आ गया तो यहाँ से आपका x-1 तो हट जाएगा तीनों जगह से। अभी अगर हम देखें तो जो आपकी सेकंड रो है इससे x कॉमन आ रहा है तो इंटू में x, तो सेकंड रो में सभी जगह से x हट जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो आपका थर्ड कॉलम है इससे आपका x+1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बाकी जो भी बचेगा वो तो बचेगा ही। अभी अगर हम यहाँ पर x-1 रखेंगे तो ये तो जीरो ही होना है ना, तो f-1 की वैल्यू तो जीरो और जीरो रखेंगे तो x इसको जीरो कर देगा यानी कि ये भी वैल्यू जीरो, और अगर x के यहाँ पर 1 रखेंगे तो x-1 यानी कि 1 - 1 ये इसको जीरो कर देगा, तो यानी कि f1 की वैल्यू भी कितनी आएगी जीरो ही आएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना क्वेश्चन नंबर 20 में ये जीरो आ जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसमें आपसे बोला हुआ है ये साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स π/6 के बराबर, तो आपको बताना है इसका कितने हल होने वाले हैं। तो एक तो ये गिवन है और एक हम खुद से जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स जो होता है ना वो किसके बराबर होता है π/2 के बराबर। दोनों को ऐड कर दें तो ये कोस इनवर्स से कोस इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा π/2 यानी कि 90 और इधर बनेगा 30 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी ना वो कितनी निकलेगी √3/2। केवल एक ही हल होने वाला है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करानी है। तो 24 यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लग गया किसका, जो है साइन स्क्वायर 24 माइनस का कोस स्क्वायर 66, साइन ए प्लस सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ठीक है। अभी 24 और 66 90 हो जाते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 24 जो होगा वो कोस स्क्वायर 66 के ही बराबर होगा। तो ये तो आपके कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, तो जीरो आंसर आ जाएगा। 22 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 की तरफ इसने बोला एक जीवा जो है ना किसी वृत्त की एकांक वृत्त यानी कि त्रिज्या आपकी कितनी है 1 है, 120 डिग्री का कोणांकित करता है, तो जीवा की लंबाई आपको बतानी। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गई इसकी जीवा, और ये जो जीवा है ना वो कितना कोण बना रही है आपका, ये बना रही है आपका 120 का। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये आपका 1, ठीक है, ये आपका कितना है 1 है। अभी यहाँ से अगर हम निकालनी किसकी लंबाई है जीवा की, तो ये कर्ण हो गया, और यहाँ एंगल दिया हुआ तो बेस ये हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, तो साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा आपका, इसको अगर हम एक्स मान लें तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि एक्स अपॉन में 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 आ जाएगी। अभी ये तो एक्स है तो जीवा की लंबाई 2x के बराबर हो जाएगी, इनटू कर देंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24 की तरफ। यहाँ पर आपको इस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम कुछ नहीं करते भाई, यहाँ पर थीटा की जगह पर रख देते हैं 45 डिग्री। तो 45 रखेंगे तो 1 कोट 45 की वैल्यू भी आपकी 1, कोसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 1 + 1, और ये भी आपकी √2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 - का √2, और इंटू में हो जाएगा आपका 2 + का √2, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 4 - का 2 यानी कि 2। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ये गिवन है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 + का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 - का tan स्क्वायर 1 - tan थीटा अपॉन में 1 - कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये बताना आपको किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, कोट को 1/tan लिख देते हैं। तो जब यहाँ पर 1/tan लिखेंगे ना कोट की जगह पर 1/tan स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा सिंपली। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपका tan स्क्वायर थीटा ही आएगा सोल्व करने के बाद, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जीरो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26 क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला 2 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले एक समअष्टभुज का अंतःकोण बताना। तो जो आपका अंतःकोण होता है ना वो बराबर होता है आपका n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाय n के। यहाँ पर अगर हम n देखें तो किसकी बात हो रही है, समअष्टभुज की। तो यानी कि भुजाएं कितनी 8 है, तो n 8 हो गया, 8 में से 2 गए 6 गुणा में 180 और बटे में आ जाएगा आपका 8, 2 × 6 2 × 8 हो गया, और 4 से इसको काटेंगे 4 × 16 4 × 5 20, तो क्लियर हुई बात। तो 45 × 3 हो जाएगा 135, 135 अगर यहाँ देखें तो ये 3π/4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 27 की तरफ। तो इसमें आपको यहाँ पर 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा दिया हुआ 25 के बराबर, और आपको बताना sin थीटा प्लस cos थीटा के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान करने वाले हैं, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 हो गया, इसका आएगा आपका जोड़ के 625, 625 का स्क्वायर रूट आपका 25 हो जाता है, जो कि 25 के बराबर गिवन गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो सिंपली आपको क्या करना है, 7 और 24 को जोड़ दो 31 और बटे में आ जाएगा 25। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसने बोला 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के शीर्ष से 6 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचती है। तो ये हमने मान लिया ध्वज दंड है, और यहाँ पर ये खड़ी हुई है आपकी क्या, सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर है, और ये जो बिंदु था ना शीर्ष इसका ध्वजदंड का, उससे नीचे 6 मीटर की दूरी तक ये पहुंच गई। तो ये भी आपकी 6 दी हुई है। सीढ़ी के पाद से ध्वजदंड के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये आपको जो शीर्ष है ना इसका, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री। तो आपको बताना ध्वजदंड की ऊंचाई। तो मान लिया ये आपका नीचे वाला हिस्सा h हो गया, और ये हमने मान लिया x के बराबर, ठीक है, बेस x मान लिया। अभी अगर हम पूरे ट्राइंगल में लें तो tan 75 हो जाएगा आपका, tan 75 होता है आपका 2 + का √3 के बराबर। तो 2 + का √3 जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि 6 + h बटे में x के बराबर। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ से अगर हम मान लें कि ये जो नीचे वाला एंगल है ये आपका थीटा है, तो ये आपका 6 दिया हुआ है कर्ण, तो ये जो होगा ना लंब ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, 6 cos थीटा के बराबर। और अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 6 sin थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 + का √3 बराबर किसके हो जाएगा, 6 + का 6 cos थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका 6 sin थीटा। अभी 6 तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 + का √3 इक्वल टू में, अभी 6 तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, फिर अलग अलग डिवाइड में रखेंगे तो 1/sin आपका हो जाएगा कितना,
सॉरी, यहाँ से अगर हम देखेंगे ना एक बार, यहाँ शायद मिस्टेक हुई है, जो ये आएगा ना परपेंडिकुलर, ये आपका आएगा साइन थीटा और ये आएगा आपका कोस थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ तो आपका साइन थीटा बनेगा और नीचे बनेगा आपका कोस थीटा। अभी अगर हम डिवाइड में रखेंगे तो नीचे आपका बन जाएगा कितना, सेक थीटा, और साइन बटे कोस हो जाएगा आपका टेन थीटा के बराबर। अभी अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका 2 + √3 है, तो आप अगर यहाँ से सेक थीटा माइनस का टेन थीटा निकालोगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 + का √3 हो जाएगा। और अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 माइनस का √3 के ही बराबर हो जाएगा। अभी दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना, तो tan से tan तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कि यहाँ से जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी ना, वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। तो सेक थीटा आपका 2 के बराबर हो गया, तो जो आपका कोस थीटा है वो आपका 1/2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अभी आपका जो साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका अंडर रूट में 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3/2 के बराबर। अभी हमें निकालनी है अभी पूरा जो ध्वज दंड है ना उसकी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 6 प्लस के h के बराबर, 6 और h की वैल्यू है हमारी किसके बराबर, 6 साइन थीटा के बराबर। 6 प्लस का 6 तो कॉमन ही आ जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है कितनी, √3/2 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के अंदर, क्योंकि ऑप्शन में इसी तरीके से दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 3√3। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें ना 28 की, तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 29 की तरफ। इसने बोला जब सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आपका है 45 डिग्री, तो किसी टावर की जो परछाई है वो 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बनने वाली परछाई से x मीटर कितनी है अधिक है। तो ये इसका डायग्राम थोड़ा नीचे को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, पहले एंगल कितना था आपका 45 डिग्री था, अभी हो गया कितना 60। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, और जो परछाई की लंबाई में वृद्धि हुई ये आपको दे रखी है x मीटर के बराबर, ठीक है। अभी इसने बोला अगर टावर की ऊंचाई दे दी आपको 5 इंटू में 3 प्लस का √3, तो आपको बताना है x की वैल्यू। भाई हमें 60 के सामने वाला पता है, तो 30 के सामने वाला अगर एंगल निकालना है तो √3 से डिवाइड लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 और इंटू में 3 प्लस का √3 अपॉन में √3। अगर डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 प्लस का √3 के इक्वल आ जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस का √3। और अगर पूरे एंगल को देखें तो 45 है और ये भी आपका 45 ही हो जाएगा, तो 45 वाले केस में तो आपके सेम ही हो जाएंगे, यानी कि जो पूरी लंबाई है ना ये पूरी की पूरी, ये आपकी कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 3 प्लस √3 के बराबर। तो जो x की वैल्यू आएगी ना वो इन दोनों को माइनस करके मिलेगी, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं ना 29 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, 10 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें आपको वैल्यू दी है 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, और आपको निकालने tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/4 के बराबर। यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो tan 45 तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस का tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा। अभी ये वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 3/4 और 1 माइनस का 3/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन जो बी है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।